हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 2 दादी माँ कहानी के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। कमजोरी ही अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही बीसों गर्मी बरसात बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते, पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को नहीं सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ और शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हों। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और वन प्याज की जड़ें नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे थे। रास्ते में कीचड़ सूख गया और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशय में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। पर क्योर के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता। मैं भीतर हुड़क रहा था। एक दिन ही कूद सका, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ें नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी उस झाग वाले पानी में। दुबले पतले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बाल के सिरों में सधे टपके हुए जल की शीतलता आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोलकर किसी अदृश्य इच्छाधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दाल चीनी का लेप करती, बीसों बार छूकर जोर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उस पीपल की छाल का छौंका किया कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। आदि लाखों प्रश्न पूछकर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ का गंवई गांव के 25 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुँचती, वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। फिर भूत को लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लौंग गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी और या साबू। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनेन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भी भाग जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार बुलाने का जी नहीं होता। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सिर पर उठा लिया हो। पड़ोसन आती तो बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, कार पोरजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। जानने को तो यूँ तो सभी जानते थे दादी माँ कुछ नहीं करती, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहर निकसार में दादी माँ किसी को बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी हैं। सोना धन्नो, रुपये मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंख में शर्म है ही नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरती। किसी ने एक पाई भी ना दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोते हुए दोनों हाथ से आंचल पकड़े हुए दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ।
दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी के पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धनो चाची? तो उन्होंने विहुल होकर कहा, उरैन हो बेटा, भगवान भला करे। हमारी मालकिन का कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखो धनो, जैसे तेरी बेटी वैसे मेरी बेटी। 10-5 के लिए हंसी ना हो, देवता है बेटा, देवता। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़ों का काम है बाबू, रुपया देकर डांट भी ना तो लाभ क्या? मैं मन मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले ही औरतें रात भर गीत गाती थी। विवाह की रात को अभिनय भी होता था। यह प्रायः एक कथा हुआ करता था जिसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते थे। सभी पार्ट्स औरतें ही करती थीं। मैं बीमार होने का कारण बारात ना जा सका। मेरा ममेरा भाई राघवन दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूँ, भेद खुल जाए तो बाहर निकाल कर बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी। भांडा फोड़ गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दीदी, यह बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूँ? हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। वह जोर से भागा, दादी माँ के पास जाकर खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, अभयदान मिल जाता है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज भी कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वाता चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता था। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, तो वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की बात कहा करते थे। दादी की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिता ने जो अतुल्य संपत्ति बेची, वह घर की ही तो थी। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ी थी। शाम को मैंने देखा, दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कतार आंखों में आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मनमारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी ना खाया, चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई ले गई। सुबह मैंने देखा, चारपाई पर बैठे पिताजी किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैंने तो अभी हूँ। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भरा है। मैंने इसे पहना नहीं है, इसे सहज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ की साफ भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा, दिन काफ़ी चढ़ा आया। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पाँखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा था। काली चींटियाँ सी कतारें धूमिल हो रही थी। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से पूछ बैठता, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही?
प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा अपनी कक्षा के सहपाठियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें तथा हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पाठ के प्रश्नोत्तर का अभ्यास अगले भाग में करेंगे। नमस्कार दोस्तों।